BS कॉलेज लिसुआ मगध विश्वविद्यालय में आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी विभाग की ओर से मैं बातचीत करता हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देखते हैं कि जो मध्यकाल है, मध्यकाल जो कि लगभग 1375 से चलकर और 1900 तक का है, वो एक लंबा काल है मध्यकाल। उसी मध्यकाल में दो भाग बांट दिए रामचंद्र शुक्ल। पहले भाग को कहा उन्होंने पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इस पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है, हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। दूसरे जो उत्तर मध्यकाल है, जिसको कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल कहा और उसी को रीतिकाल भी कहते हैं वो। और एक नाम और उन्होंने कहा कि यदि रसों एवं भावों के आधार पर सारी कविताएं, लगभग कविताएं श्रृंगार की हैं, अतः श्रृंगार काल कहें तो गलत नहीं होगा। रामचंद्र शुक्ल ने इसे यानी कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और श्रृंगार काल दोनों नाम से समीचीन किया, लेकिन रीतिकाल पर उन्होंने मोहर लगा दी। और आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उत्तर मध्यकाल नाम से इसे पुष्ट किया। आप देखिए कि डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने भी रीतिकाल माना। राम कुमार वर्मा, उन्होंने कहा रीतिकाल। लेकिन कुछ विद्वानों के मत थोड़े अलग हो गए। अब देखिए कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ गया। इसको प्रोफेसर महेंद्र कुमार कहते हैं कि इनमें सारी प्रवृत्तियां मौजूद हैं, परंपराओं का समावेश है। इसमें आप देखेंगे कि लोक संस्कृति, वीरता, नैतिकता, भाव, छंद, अलंकार तथा अन्य चीजें समाहित है, रस वगैरह सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। अतः इसे रीतिकाल कहना गलत नहीं है, इसे रीतिकाल ही कहा जाना चाहिए। महेंद्र कुमार का कहना है, प्रोफेसर महेंद्र कुमार। ठीक है। अब आप देखिए कि दो नाम जिसमें थोड़ा विवाद है, तीन नाम हम कह सकते हैं, तीनों नामों पर थोड़ा सा विवाद है। नंबर एक अलंकार काल, जैसे कि विनोद मिश्र बंधुओं ने, दो बंधु थे विनोद मिश्र, उन्होंने जब इसको कहा कि ये काल अलंकार काल है, इसको लेकर पूरनचंद टंडन कहते हैं कि यदि इसे हम अलंकार काल कहें तो इसमें नुकसान ये है कि ये अलंकार काल से बाह्य क्षेत्रों का तो हम ध्यान रखते हैं, कविता के जो बाह्य चमक दमक है उस पर तो हमारा ध्यान जाता है, परंतु आंतरिकता का अभाव दिखता है। आंतरिकता जिसे हम श्रृंगार, रस और भाव कहते हैं, इसकी उपेक्षा हो रही है। अतः इसे अलंकार काल कहना समीचीन नहीं होगा। लेकिन विनोद मिश्र का कहना है कि अलंकार काल क्यों है, तो मध्यराम का ललित ललाम, अलंकार पंचासिका, भूषण का अलंकार भूषण तथा अलंकार पर जो कवि प्रिया आपका केशव का है, रसिक प्रिया केशव की, ऐसी कई रचनाएं हैं जिसमें अलंकारों का प्रचुर मात्रा में बोध हो रहा है। अतः इसे अलंकार काल कहा जाना चाहिए, विनोद मिश्र का तर्क है। लेकिन पूरनचंद टंडन ने इसे खंडन किया और इसे कहा कि नहीं, इसे ये कहने से बाह्य भाग तो ठीक है कि हम ले रहे हैं अपनी ओर, लेकिन आंतरिक भाव का हम उपेक्षा कर रहे हैं, अतः यह नाम समीचीन नहीं है। कुछ लोगों ने, जैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा कि यह काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं कि यह काल जो है वो कला काल है, कला काल। तो कला काल से आप देखेंगे कि भागीरथ मिश्र एक बड़े विद्वान हैं, उनका कहना है कि कला काल में विषय की उपेक्षा हो रही है और शैली ऊपर उठकर आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कविता की जो शैली है, वो शैली तो हम पूरी तरह से समाहित कर रहे हैं, कविताओं में समाविष्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है कि विषय की उपेक्षा हो जा रही है। और जब विषय की उपेक्षा हो जाएगी तो वो कविता आप देखेंगे कि दिशाहीन हो जाएगी। केवल शैली पे, चमक दमक पे आप कविता को आगे नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी विषय को लेकर भागीरथ मिश्र ने कला काल कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि शैली के साथ भी वही समस्या है कि बाह्य क्षेत्र का तो हमने एक तरह से ध्यान रखा है, गौर किया है, लेकिन आंतरिकता का अभाव इसमें दिख जाएगा। इसीलिए आंतरिकता से जिससे विषय का बोध हो रहा है
वो उचित नहीं ले रहे हैं हम और उसको उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है, अतः इसे कला काल कहना उचित नहीं होगा। अब देखिए श्रृंगार काल, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने भी धीमे स्वर में सही, लेकिन उन्होंने मान लिया है कि श्रृंगार काल कहा जाना चाहिए। इसका मूल कारण यही था कि पूरी कविताओं की परंपरा में श्रृंगार का ज़्यादा समावेश है, मतलब रस का पूरी तरह से और भाव का पूरी तरह से इसमें समावेश है। यदि रस और भाव प्रवेश कर गया पूरी कविताओं में तो फिर इसे श्रृंगार काल कहा जाना उचित है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसे श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ मिश्र ने इस पर मोहर भी लगा दी कि हाँ यह श्रृंगार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पूरा नाम है उनका, उन्होंने भी कहा कि यह श्रृंगार काल होना चाहिए। लेकिन श्रृंगार काल कहे जाने से ठीक है कि भाव और रस का तो बोध करा रहे हैं, लेकिन फिर उसमें एक समस्या आ रही है कि आप फिर लोक संस्कृति की कविताओं को, फिर आप देखेंगे कि उसमें वीर रस की कविताओं को, उसमें आप देखेंगे कि संदेश और उपदेश वाली कविताओं को, अर्थात आप भूषण को, गिरधर को, वृंद को, इन कवियों को आप कहाँ रखेंगे? ये कवि निश्चित रूप से रीतिकाल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में आप श्रृंगार काल नहीं कह सकते, क्योंकि श्रृंगार काल से ठीक है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पकड़ से बाहर हो रही हैं, यानी छूट जा रही हैं। इसीलिए श्रृंगार काल कहना उतना उचित नहीं है जितना रीतिकाल है, क्योंकि रीतिकाल नहीं कहेंगे तो फिर श्रृंगार काल केवल कह देंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे अलंकार काल कहने से केशव, बिहारी, मतीराम इत्यादि रचनाकार, भूषण इत्यादि रचनाकार रीतिकाल के कविताओं से बाहर हो रहे थे, उसी तरह से अगर आप श्रृंगार काल कहेंगे तो फिर वीर रस की कविताएं जो भूषण की है, आप वीर रस की कविताएं जो भक्ति की कविताएं जो पद्माकर की हैं, आप वैसे ही लोक संस्कृति की कविताएं गिरधर और वृंद की है, उनका क्या होगा? इसीलिए श्रृंगार काल कहना भी उचित नहीं माना गया। और ओवरऑल आप देखेंगे पूरी तरह से जब सब आलोचकों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उन आलोचकों को ध्यान से पढ़ने के बाद आप जब इस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, निष्कर्षतः यह ठीक है कि रीतिकाल नाम पूरी तरह से कविताओं को और कविताओं के भाव, छंद, रस, अलंकार तथा बाह्य और आंतरिकता दोनों को बोध कराती है। इसीलिए परंपराओं का भी ध्यान रखें, बाह्य और आंतरिकता का ख्याल करें और इन सब कुछ का जब ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि रीतिकाल ही कहना इसे समीचीन है, सार्थक, सुदृढ़ और सफल है। अतः इन कविताओं को खास तौर पे जो लगभग 1700 से 1900 200 वर्षों के काल की जो कविताएं हैं उन्हें हम रीतिकाल ही कहें तो ज़्यादा उचित होगा, सार्थक होगा, सुदृढ़ भी होगा और सफलता की ओर होगा। अतः हमें इसे रीतिकाल कहना उचित मान लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।